अच्छा जी, आज हम हमारा रह गया जी प्राइवेटाइजेशन। और वो आपको पता है प्राइवेटाइजेशन क्या होती है कि जब गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल्स हैं वो खरीद लेते हैं, या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो खरीद लेती हैं। तो और उसका ना अगर हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन क्यों की जाती है, उसकी वजह एक ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि हम इस इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला नहीं पा रहे, क्योंकि हमने तो इकोनॉमी को पूरी को देखना है। तो वो फिर किसी ऐसे को दे देते हैं जो कि उसको ज्यादा बेहतर तरीके से रन करेगा। ऑफ कोर्स उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस इदारे को रन करते हैं। और पीटीसीएल भी बहुत बेहतर हो गया जो पहले हालात थे उसके मुकाबले में। हबीब बैंक जो था, मुझे अभी भी याद है, वो भी एक जमाने में जो कंप्यूटर्स आए थे तो सारे बैंक्स ने कंप्यूटर जो है ना वो बाय कर लिए थे। लेकिन हबीब बैंक जो है ना वो वाहिद था जहां पर अभी भी रजिस्टर में ही सारा काम लिखा जा रहा था। तो वो बड़ा स्लो था क्योंकि गवर्नमेंट का। तो फिर वो जब प्राइवेट हुआ तो उसमें भी अब जो है वो बाकी बैंक की तरह वो भी उसी तरह चल रहा है जैसे बाकी बैंक चल रहे हैं, तो कंपैरेटिव है वो। स्टिल मैं देखूं तो कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है अभी बैंक थोड़ा स्लो है। शायद वो इम्पैक्ट है, या उन्होंने वो एम्प्लॉयज सारे अभी तक रखे हुए हैं, या अब रिसेंटली मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट स्लो जरूर था उसका आफ्टर प्राइवेटाइजेशन एज वेल। तो बहरहाल, लेकिन ये किया भी जाता है। अब उसके फायदे अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, ग्रेटर एफिशिएंसी ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो वो एफिशिएंसी लाएंगे। एफिशिएंसी लाने का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को कम करना, और वेस्टेज जो भी है उसको कम करें। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर क्विक डिसीजंस, ये भी आपको जल्दी डिसीजन लेने हैं। गवर्नमेंट के इदारों में जल्दी डिसीजन नहीं होते क्योंकि सारे डिसीजन टॉप लेवल लेती है। यहाँ जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। आप कंपटीटर ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आया, आप नहीं लेके आए तो आप गए। ऐसी है ना। किया स्पोर्टेज को ले लो आप, तो किया स्पोर्टेज अगर देखें अभी इस वक्त, अगर गाड़ी देखें तो सबसे कम फीचर वाली गाड़ी हो। और अगर देखें तो अंदर से भी वो अब थोड़ा वो फ्यूचरिस्टिक व्यू उसका नहीं है अंदर से भी। तो और उसमें बहुत कम फीचर दिए हुए हैं, लेकिन अब और इसमें अभी तक चेंज नहीं आया, लेकिन अभी जल्दी ही नया जो है वो उसका मॉडल ले आ जाएगा। लेकिन वो चल क्यों रहा है, क्योंकि वो पहले थे और एक इमेज बन गया। तो अब लोग अगर स्पोर्टेज लेते भी हैं तो क्या है यार, ये रिलायबल है, नाम सुना। नए जो ब्रांड्स है उसमें कई लोग अभी हेजिटेट कर रहे हैं, यार नई गाड़ी है तो पता नहीं लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोग कौन सी चीज लेते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो रोड में जो चीज नजर बस यार ये तो लेनी है, इसका मतलब कि ये ओके है गाड़ी। अच्छा, तो एक तो डिसीजन जल्दी लेते हैं ताकि कंपेटिटिव रहें। और तो उसका फायदा किसका होता है, लोगों का फायदा होता है ऑफ कोर्स। उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी कर पाते हैं आराम से। डेलीगेशन इसमें की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारों में तो पावर रेस्ट एट द टॉप, ऊपर से अप्रूवल आएगा तभी काम होगा। यहाँ पर पावर नीचे ट्रांसफर कर दी जाती है कि आपको जो सही लगे आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि फौरी तौर पर एक्शन लेके उनके इशू को रिजॉल्व किया जाता है। वर्कर जो है ना, वो भी अगर कहीं स्टक हो गए हैं, कोई इशू आ गई है, तो फौरी तौर पर आप डिसीजन चूंकि ले सकते हैं, वर्कर्स के उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है। वो चाहे वर्कर्स के पर्सनल इश्यूज हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वर्कर्स फिर मोटिवेटेड रहते हैं, तो फिर वो लॉयल्टी से काम करेंगे, तो ऑफकोर्स बिजनेस तो फिर अच्छा काम करेगा ही, चलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैनेजर जो है वो अपनी पावर जो है वो टेम्परेरी अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होती हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, फिर आया हमारे पास कस्टमर्स डिमांड्स आर मेट एज दे बिकम द फोकल पॉइंट। ठीक है जी। तो ये समझ आती है फोकल पॉइंट क्या, कि उनका मेन फोकस क्या है, भाई कस्टमर्स को हैप्पी करना है जैसे भी है। तो फिर कस्टमर की डिमांड तो पूरी होगी, जो कस्टमर चाह रहा है वो चीज मार्केट में आती जा रही है। आप सेलफोन को ले लो, अच्छा भाई ये स्क्रीन बड़ी कर दें, आईफोन ने भी बड़ी कर दी, वो जी कैमरे की क्वालिटी बेहतर करें, स्पीड तेज करें। तो ये चीजें साथ साथ हर कंपनी करती जा रही है। तो क्योंकि उनका मेन फोकस ही यही है कि भाई कस्टमर को हैप्पी करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट आएगा, और तभी हम वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को पे करने के लिए विलिंग होगा। तो फायदा कस्टमर को हो रहा है। फिर कंपटीशन लीड्स टू ग्रेटर चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब होती है तो कंपटीशन, क्योंकि फिर अगर जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब प्राइवेटाइज हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक को बेचा जाता है। वो एक से ज्यादा कंपनीज को भी बेचा जा सकता है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स को भी बेचा जा सकता है। तो एक कंपनी तीन कंपनीज में कन्वर्ट हो गई, चार कंपनीज में कन्वर्ट हो गई, तो कंपटीशन आ गया आपस में।
अब जो पहले वो स्लो एंड स्लगिश थी क्योंकि कोई और मुकाबले में नहीं था। जैसे आप पाकिस्तान रेलवे को ले लो, मुकाबला किसी का नहीं है, तो सर्विस उनकी देख लो। तो आप पाकिस्तान रेलवे को अगर बेच दें, अभी तक तो नहीं बेचा, बेच दें और वो चार कंपनी खरीद लें, तो कंपटीशन आ गया। उसी रेलवे ट्रैक को जो है वो एक कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, तो हम चूज करेंगे यार डी कंपनी अच्छी है, इसकी रेलवे, इसकी वो हमने टिकट लेनी है इसकी। तो और प्राइस फिर उनको कम कंपैरेटिव रखनी पड़ेगी ताकि लोग हमारे पास आए। अच्छा, तो अभी तो रेलवे में चलो किराया तो जो भी है बढ़ रहा है जो भी है, लेकिन सर्विस तो कोई नहीं बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक है, तो चॉइस कंज्यूमर के लिए बढ़ गई, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फिर रेवेन्यू जनरेशन सबसे बड़ी चीज, कि फौरी तौर पर इमीडिएटली एक बहुत बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट को मिल जाती है। उसे क्या बोलते हैं, सेल प्रोसीड्स। कि आपने, जो लास्ट एडवांटेज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल गई और गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर सकती है किसी भी पर्पज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, या कोई प्रोजेक्ट करना था तो वो आप कर लें। अब वो उनका जिम्मा है, पैसे आपके पास आ गए, आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, नुकसान क्या है अगर हम देखें, तो एक है कमर्शियल रादर देन सोशल ऑब्जेक्टिव। ये है, प्राइवेटाइजेशन होगी तो फिर भाई कमर्शियल का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप ये देखो पीआईए प्राइवेटाइज होने लगी है, तकरीबन आप कह लो एक प्रोसेस ही है जो पूरा करना है, बाकी तो सब कुछ ओके हो गया है, अप्रूवल हो गया है, अल्टीमेटम सब कुछ सारा कुछ इंटीमेशन हो गई है। बस अब वो जल्दी, अब जैसे ही ये फंक्शन करेगा फुली तौर पर प्राइवेटाइज होके, तो आप सबसे पहले पता क्या देखोगे, सबसे पहले इम्प्लॉयज को निकालेंगे। कि इतने एम्प्लॉइज भाई हमने क्या करने हैं, हमने तो प्रॉफिट बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ने तो भर्ती की है, मैं सारे, जो काम कर रहा है वो भी रखा हुआ है, जो नहीं कर रहा है वो भी रखा हुआ है। अब वो निकालेंगे, डाउन साइजिंग होगी, रिडंडेंसी होगी। तो एक काम ये, दूसरा प्राइसेस भी ऊपर करेंगे, लेकिन साथ में सर्विसेज भी को बेहतर करेंगे, तो उसमें फिर गरीब आदमी तो फिर उसके लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। फिर मे रिजल्ट इनटू प्राइवेट मोनोपोलीज। कि ये कब, अगर बिजनेस, अगर गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ही प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दे, फिर तो मोनोपोली बन गई। तो फिर वो लूटेगा, वो तो फिर प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, हो सकता है क्वालिटी भी ना दे आपको, कंपटीशन जो नहीं है। लेकिन जनरली गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती, वो ये कोशिश करती है कि भाई एक से ज्यादा कंपनीज को दिया जाए। अगर ये खर्चा है, या अगर नहीं देना, एक को ही देना है, तो फिर वो कुछ लॉज इम्पोज कर देती है उस पर, इसे बोलते हैं लेजिस्लेशन। कि आपने इन लॉज को फॉलो करते हुए ऑपरेट करना है। इसका मतलब है मोनोपोली के जो भी अनफेयर एडवांटेज हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो ये इस तरह करके भी गवर्नमेंट कर लेती है। तो ऐसी मोनोपोलीज को बोलते हैं रेगुलेटेड मोनोपोलीज, वो मोनोपोलीज जो अंडर सर्टन रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको दिए हुए हैं। अच्छा, ब्रेकिंग अप लार्ज बिजनेस की एक और बात अभी आपको बताया, कि अगर आप एक बड़े बिजनेस को छोटे बिजनेसेस को बेच देते हैं, तीन चार पांच बिजनेसेस को कुछ, तो अब सारे छोटे छोटे बिजनेस हो गए। तो वो जो बड़ा बिजनेस था जिसको इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होती थी बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल, वो तो अब किसी भी कंपनी के पास नहीं। तो उनकी कॉस्ट जो है वो फिर बढ़ जाएगी, और हो सकता है फिर वो प्राइस भी ज्यादा कर दे कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर शॉर्ट टर्मिज्म एक ये बात, कि अगर शॉर्ट टर्मिज्म का मतलब होता है कि, और ये शेयर होल्डर ही नॉर्मली करते हैं, कि हमें प्रॉफिट चाहिए जल्दी से जल्दी, जितना भी है हमें जल्दी चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म का सोच नहीं रहे होते। तो उसमें फिर ये होता है कि आप वो प्रोजेक्ट करते हैं जिसकी रिटर्न जल्दी आती है। रिटर्न जल्दी आएगी तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट, उनका डिविडेंड देंगे, वो खुश रहेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर नहीं किए जाते। क्यों? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करेंगे जो 4 साल का है, पे ऑफ तो करेगा, लेकिन शेयर होल्डर कहेंगे जी हमें साल गुजर गया, पैसे नहीं आए, हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट अगर होती है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, ताकि जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आप करते हैं तो उसका फायदा भी लॉन्ग टर्म होता है, लोगों को बेनिफिट होता है। तो ये फिर नहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को करते शेयर होल्डर्स को हैप्पी करने के लिए, ताकि प्रॉफिट जल्दी से जल्दी आए, तो इसमें फिर उतना बेनिफिट लोगों को नहीं हो पाता। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा क्वेश्चन को हम देखते हैं, लेकिन आपको, अब चूंकि P3 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, तो हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन वो जो जो टॉपिक्स में से आता है वो मैं बता जरूर दूंगा आपको। तो लेकिन ये कि है यही जो आपको बुक दी है, इसी में से ही है। अच्छा जी, अब मैं आपको जरा P3 की तरफ लेकर जाता हूँ। तो अब P3 में दिखाना है आपको, तो ये देख लो। ये जी हमारे पास P3, ये देखिए हमारे पास P3 है, ये लेटेस्ट पेपर यही वाला है, हमारे पास नजर आ रहा है।
और जस्ट अच्छा, तो अब ये जो पेपर है पेपर 3, इसको देख लें। ये है 1 घंटा 45 मिनट। पहले बात हुई है शायद, असल में P3 3 घंटे का हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, पी थ्री को तोड़कर P3 P4 बना दिया। और P3 1 आवर 45 मिनट्स का, P4 1 आवर 15 मिनट्स का, तो टोटल कितना हुआ, 3 घंटे। तो वो रखा वही हुआ है। अच्छा, अब P3 में दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, इनफैक्ट नहीं सॉरी, सेक्शन ए और बी पहले होते थे पेपर 3 में, अब नहीं है, क्योंकि वो जो सेक्शन बी है वो उन्होंने P4 बना दिया। अच्छा, अब इसमें लाइंस दी होती हैं। P3 के अंदर लाइन दी होती हैं, और जो एएस में P1 P2 में नहीं होती। अच्छा, P4 में भी नहीं होती। P4 में भी आपको लूज शीट दी जाएगी, आपने उसी को यूज करना है। इसमें कितना टाइम लिख सकते हैं जी, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते। लेकिन ये कि इसमें भी आप लिख लिख सकते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल रहें आप। उसकी वजह यह है कि आपको एक मार्क के पीछे 4 से 5 लाइन दी होगी, ये बहुत ज्यादा है। और कभी ऐसा नहीं होगा आपको कि आपको लाइंस कम लगे, अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे हो तो। अच्छा, अब इस सवाल में ये, अब चूंकि अब आप गौर करो, ये सवाल कमांड वर्ड है एनालाइज। अब नजर आ रहा है एनालाइज है, तो एनालिसिस का और सस्टेन ऑब्जेक्टिव तो जरूर होगा। ये कितने नंबरों का है, जरा गौर करते हैं। ये है 8 नंबरों। ठीक है जी। तो 8 नंबर का क्वेश्चन P1 में भी आता है, P2 में भी आता है, एएस की। तो इसमें भी वही है कि 2 नंबर नॉलेज के, और आपको लेवल 1 पे ही रहना है। 2 नंबर एप्लीकेशन के, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, जो केस स्टडी को, अपने पास से सिनेरियो नहीं बनाएंगे। और इसमें भी लेवल 1 है। और उसके अलावा 4 नंबर आपके आ गए एनालिसिस के, और इसमें आपने जाना है लेवल 2 पे। वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि होती थी पहले, जो कि P1 और P2 में 8 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यानी जो भी 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें वो यही है, और अगर कमांड वर्ड एनालाइज है तो। ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, इसमें भी देखो एनालाइज ही है। और ये क्वेश्चन भी 8 ही नंबरों का है, तो इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी वही रहेगी, ठीक। कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम इधर आ जाते हैं, ये जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। 1 नंबर है, तो आपने आंसर ही लिखना है, और कोई टेंशन आपको नहीं है। इस क्वेश्चन में भी, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें ऐसे कोई खास चीज नहीं है बताने वाली, क्योंकि यहाँ कमांड वर्ड कैलकुलेट आ गया, तो आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल इज दैट। अच्छा, 3 नंबर है, तो आप कोशिश करें स्टेप्स जरूर करें। 1 नंबर में स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है। लेकिन 3 नंबर में स्टेप्स करें, ताकि अगर आंसर गलत भी हो तो स्टेप्स के कोई 1 2 नंबर आपको मिल जाए। फिर आ गया हमारे पास एवेलिएट। अब देखिए, कमांड वर्ड आ गया एवेलिएट, और ये कितने नंबरों का है देखो, ये है 12 नंबर। तो अब इसमें भी क्या है जी, 2 नंबर नॉलेज के, लेवल 2, 2 नंबर एप्लीकेशन के, ये भी लेवल 2, और 2 नंबर एनालिसिस के, लेवल 2, और 6 नंबर एवेल्यूशन के, लेकिन लेवल 3, एवेल्यूशन के लेवल 3। तो और ये भी सेम 12 वाला क्वेश्चन जो P1 P2 में आता है, वो भी वैल्यूएट से शुरू होता है, उसमें भी यही मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें ये 6 नंबर वैल्यूएशन के एक्सप्लेन करने का है। नहीं, इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है, यूजफुलनेस। आप बिलीव कर रहे हो कि सेल्स फोरकास्टिंग की फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है। बहरहाल ये हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी तो मैं सिर्फ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। सही है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम देखेंगे। वैल्यूएशन में आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। अच्छा, एक बात मैं जरूर बता दूं कि वैल्यूएशन से मुराद होती क्या है, आपने याद रखना है। यहाँ लिखा है एवेल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ एसएफ ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, हमने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन आप इसमें ऑफ कोर्स नॉलेज में सेल्स फोरकास्टिंग के फायदे, सेल्स फोरकास्टिंग की डेफिनेशन देनी है, वो भी दे सकते हो। लेकिन लेवल 2 पे जाना है, एप्लीकेशन केस की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस में उसको डेवलप करेंगे। एवेल्यूएशन में आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं कि ये सेल्स फोरकास्टिंग यूजफुलनेस है, कि यूजफुलनेस है भी या नहीं है। अपना ओपिनियन देना आपने, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। और वो ओपिनियन ऊपर कहीं नहीं देना। अच्छा, फिर हमारे पास आप देखें तो दोबारा से कैलकुलेट वाला क्वेश्चन आ गया। ये 4 नंबर का है, तो आप इसमें स्टेप्स करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन कैलकुलेशन आती है P3 में, P4 में कैलकुलेशन नहीं आती। यानी कितने नंबर के अप्रोक्सीमेटली आती है। कैलकुलेशन ठीक है। वाले क्वेश्चन 8 के नंबर तक आ जाता है। अच्छा, फिर ये तो ये भी वैल्यूट आ गया, ये भी वैल्यूट है, तो 12 नंबर का ही होगा। और तकरीबन तकरीबन 50 से 60 लाइन आपको दी होंगी इसके अंदर, जो बहुत होती हैं। 12, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की। फिर वैल्यूट आ गया, और उसके बाद फिर आपकी 12 नंबर का ही है ये भी। तो ये आपका खत्म हो गया।
ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं? 5 हाँ। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल मार्क्स हैं 60 जो आपको लेने हैं, और चॉइस आपके पास कोई नहीं है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं दूसरा पेपर भी। अम, इसको बंद करते हैं। ये बंद क्या किया मैंने? ओके, और राइट। नहीं, ओके, मैंने भेजा था, पता नहीं कहाँ गया, या गलत भेज दिया शायद, आई गेस। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। मैं भेजा तो था। एनीवे, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी हम। इसको बंद करते हैं, और अब चलते हैं P4 के ऊपर। इसको भी समझना जरूरी है हमें। ये मैं लेटेस्ट पेपर ही आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए। अच्छा, P4 के अंदर आपको जो केस स्टडी दी होती है वो रिलेटिवली छोटी होती है, और ये 40 नंबर का पेपर होता है। केस स्टडी के बारे में हम भूल जाते हैं, लेकिन केस स्टडी का पैटर्न यही होता है, आपको टाइमलाइन दी होती है इसी तरह से। बहरहाल, कैसे अटेम्प्ट करना है P4 का, जब क्वेश्चन आएंगे जब हम देखेंगे जरूर। तो अभी हमें बात करने की इसकी जरूरत ही नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों करने हैं। और ये टफ आस्क है क्योंकि दोनों क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। लेकिन आप देखो तो दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएगा कि एवेल्युएट का वर्ड आ रहा है, और यहाँ पर भी एडवाइस का वर्ड आ रहा है, तो ऑलमोस्ट एक ही बात है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, एक मिनट। रिकॉर्डिंग। अच्छा, चलिए अभी कंटिन्यू कर लो, फिर देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो P4 में 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं 20 नंबर के, इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को आप जरा अच्छे से समझ लें। इसमें ये है कि आपके पास 3 नंबर नॉलेज की, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स आपको 3 नंबर का नॉलेज के लेने हैं, तो आपको लेवल 2 पे जाना है। अच्छा, आपको 2 नंबर एप्लीकेशन के, और आपने इसमें भी लेवल 2 पे ही जाना है। उसके बाद आपका आ गया क्या जी? एनालिसिस। तो 8 नंबर एनालिसिस के हैं, तो इसमें आपको जाना है लेवल 3। लेवल 3 अभी तक नहीं एनालिसिस का आया। आप P1 में, P2 में लेवल 2 तक जाते हो, P3 में भी लेवल 2 तक जाते हो, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। लेकिन P4 में आपको लेवल 3 पे जाना है। एनालिसिस वो क्या होता है, अभी थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है जी 7 नंबर आपके एवेल्यूएशन के। और इसमें आपको ऑफ कोर्स लेवल 3 पे, क्योंकि एवेल्यूएशन हमेशा लेवल 3 ही होती है, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3 हो, या P4 हो। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई। इसकी और डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। एक चीज समझानी है कि जो लेवल 3 एनालिसिस होता है, ये क्या चीज है। मैं जल्दी से आपको रिमाइंड करवा दूं कि लेवल 1 एनालिसिस ये होता है व्हेन यू मेक वन कनेक्शन, व्हेन यू शो वन इम्पैक्ट ऑफ जो भी हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो भी डिस्कस किया जा रहा है। जब आप उसकी चेन बनाते हैं, वी कॉल इट चेन ऑफ एनालिसिस, तो आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक से ज्यादा इम्पैक्ट को शो करते हैं बिजनेस पे, या जिस जो भी डिस्कस हो रहा है। लेवल 3 होता है, आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं काउंटर आर्गुमेंट। यानी कि आपने जो भी बात की है उसमें कीड़ा निकालें कि नहीं जनाब, ये अगर ऐसे मैं इसका फायदा बता रहा हूँ तो ये इसका फायदा नहीं भी हो सकता, या ये इसमें अगर इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। जैसे मशीन की बात करता हूँ कि अगर मशीन आप इस्तेमाल करेंगे तो माना मशीन प्रोडक्टिव होती है और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो कॉस्ट कम करती है प्रोडक्शन की, लेकिन अगर जो है वो मशीन को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेंड वर्कर्स नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये काउंटर आर्गूमेंट हो गया, आपके अपने ही पॉइंट का को आपने काउंटर करना है। ठीक है, वो 1 या 2 लाइन के अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल लेवल 3। और वो आप हर पॉइंट का भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हर पॉइंट की तो जरूरत आपको ना पड़े करने की, लेकिन ये लेवल 3। अच्छा, अब लेकिन आपको एवेल्यूशन में क्या करना होता है, एक आपको तो लेवल 3 एवेल्यूशन होती है, आपने उसको जेन में रखना है कि वो तो बात करना लगता है एक जैसी है। लेवल 3 एवेल्यूशन में भी हो सकता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन लेवल 3 एवेल्यूशन में आप एक काम करते हैं, वो है कि एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन।
एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताने लगा। यानी कि आपने जब भी वैल्यूएशन करनी है, तो आप अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये वैल्यूएशन है। अच्छा, एवेल्यूशन जो होती है वो आपने पढ़ी तो हुई है पहले, लेकिन वो यहाँ पर हम अब दो तरह की डिस्कस करने लगे। एक है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्यों लिख रहा हूँ, उसको बोलेंगे इन द बॉडी। एवेल्यूशन इन द बॉडी, यानी कि आंसर के आंसर लिखते हुए बीच में ये एवेल्यूशन कर रहे हैं। वरना हमने तो पढ़ा हुआ कि जी रिकमेंडेशन होती है जो क्वेश्चन के आंसर के एंड पे होती है, लेकिन ऐसी एवेल्यूशन भी होती है। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं कहता कि आपको एंड पे ही करनी है। आप भी क्यों, ऐसा क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि वैल्यूएशन के 7 नंबर है। तो उसके बाद 7 नंबर लेने हैं, तो आप सारे के सारे 7 नंबर एंड पे शायद गेन नहीं कर सकते। एग्जामिनर को प्रॉब्लम कोई नहीं है कि आप एंड पे वैल्यूएशन सारी कर दें, लेकिन वो आपसे नहीं हो पाती और 7 पूरे नंबर नहीं आ पाते। हमने तो मैक्सिमम नंबर लेने हैं ना, हमने नंबर छोड़ना नहीं कोई। तो आपने वैल्यूएशन ऑफ द बॉडी का सहारा लेना है कि आपको हर पॉइंट के बाद उसकी वैल्यूएशन कर देनी है। हर पॉइंट के बाद नहीं तो चलो, अगर 4 पॉइंट लिखे हैं तो 2 की कर दी। अच्छा, वो इन द बॉडी वो क्या है मैं बताता हूँ। तो वो आपने करनी है, तो आपको 1-2 मार्क्स वैल्यूएशन के बॉडी में मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और एक होती है फाइनल वैल्यूएशन। अच्छा, और हम एक और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एवेल्यूएटिव कमेंट के एंड पे आके आपने एक एवेल्यूएटिव कमेंट दे दिया। अच्छा, मतलब ये आपने ना वैल्यूएशन के 7 नंबर है ना, तो आपने फर्ज किया 4 पॉइंट लिखे हैं, आपने 4 में से 3 पॉइंट की वैल्यूएशन कर दी बॉडी बॉडी में, तो आपको वहां 2-2-2, अगर आपने अच्छी वैल्यूएशन की हुई है 6 नंबर तो ही मिल गए। वैल्यूएशन के क्वेश्चन को एंड करने से पहले ही वैल्यूएशन के 6 नंबर मिल चुके हैं। अब जब आप एंड पे पहुंचे, तो अब आप फिर, आपको लंबी चौड़ी वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, आप एक वैल्यूएटिव कमेंट लिखेंगे कि मेरे हिसाब से, और एक कोई रीजन जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं उसके अंदर। तो बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ये बेहतर है क्योंकि ये रीजन है, और आप ऊपर जो डिस्कस किया हुआ है उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं ले सकते। अच्छा, आप एनालिसिस की सपोर्ट, जो लेवल 3 एनालिसिस कर रहे हो, उसको भी यूज कर सकते हैं कि जी जहां ऊपर डिस्कस किया हुआ है तो मैं इस फेवर में जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ। अच्छा, पहले हम ये समझ रहे हैं, इसको करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी है क्या। वो ये है कि आपने अपना पॉइंट लिखा है, कोई फायदा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें लेकिन ये इशू आ सकता है। अब आप कहें सर ये तो काउंटर आर्गुमेंट ही बन गया। एवोल्यूशन इन द बॉडी और एनालिसिस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें फर्क क्या है। वैसे तो बच्चों को पता ही नहीं होता, तो कंफ्यूज क्या होना है, मतलब इस क्लास में या स्कूल में बताया नहीं जाता कि ये भी कोई चीज है। तो लेवल 3 एनालिसिस जो है वो काउंटर आर्गुमेंट है, और उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट प्लान लिखा हुआ है। तो आपने ये नहीं कहना, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप एनालिसिस में ये नहीं कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई फायदा बता रहे हो तो आपने बता दिया, लेकिन कॉर्पोरेट प्लान जो है ना, वो उसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर एनवायरनमेंट डायनेमिक है तो आपका प्लान वर्क नहीं करेगा। ये काउंटर आर्गुमेंट बनेगा। आप आपके, आपने ये कहा हुआ है, काउंटर आर्गुमेंट का मतलब है कि आपने जो आर्गुमेंट ऊपर दिया हुआ है उसी बेस को यूज करना है। काउंटर आर्गुमेंट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, कि आपने एक एडवांटेज लिखा है दूसरा डिसएडवांटेज, नो नो नो। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आपने अगर एक कोई एडवांटेज बता रहे हो और आपने कहा कॉस्ट ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपने कहा नहीं कॉस्ट कम भी हो सकती है। आपने काउंटर किया कि ज्यादा, क्योंकि अपने पॉइंट को आपने पकड़ना है ना, आपने कोई और बात नहीं करनी। अच्छा, लेकिन आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे कि जी इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, नो। जब आप वैल्यूएशन द बॉडी करेंगे लेवल 3 एनालिसिस के बाद, तो वहां आप कहेंगे कि ये एक रीजन है क्योंकि, और केस की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि केस के अंदर लिखा है कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर का ट्रेंड बार बार चेंज होता है, तो फ्लेक्सिबल प्लान बेहतर है। तो ये अगर कॉर्पोरेट प्लान फिक्स रहेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपका होगा वो ये है कि आपको कुशन रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप वैल्यूएशन द बॉडी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट प्लान में कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो शामिल करना चाहिए, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंस की बात ही क्यों ना हो। तो
एवेल्यूशन इन द बॉडी में आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट की वजह से ये जो पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू बी इंक्लूडेड इन अ कॉर्पोरेट प्लान, ये वजह। ठीक है, लेकिन लेवल 3 एनालिसिस में आप सिर्फ काउंटर करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना हो जाएगा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ एडिशन में एड्रेस करते हैं, उसके अलावा नहीं किया जाता। अच्छा, जी अब सवाल है आपका, तो पूछ लें। कोई सवाल है आपका? नो सर। नो, अच्छा। सकीना को मैंने लिंक भेजा था, पता नहीं किसको चला गया, खैर एनीवे, तो मुझे याद नहीं रहा एनीवे। नो इश्यूज, रिकॉर्ड भी हो रहा है, और कोई ऐसी ऐसा कोई खास चीज आपकी मिस नहीं हुई, हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कवर की है, बट आई शेयर द वीडियो, नो इश्यूज। और अरीबा, आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नो सर। ओके। अच्छा, अब ये है कि हमें ये आपको आइडिया दिया मैंने, तो एक चीज, जो दो चीजें हमने ऐड की हैं, वो हैं, वो एएस के मुकाबले में, वो एक लेवल 3 एनालिसिस है, और एक है वैल्यूएशन इन द बॉडी, जो आपको करनी होती है। अच्छा, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा और बेहतर ये पता चलता जाएगा, मैंने आपको जनरल आइडिया इसमें देना था।